रात का कोई 1 बज रहा था। मेरे पति का मोबाइल बजने लगा। वो गहरी नींद में थे, इसलिए मैंने फोन उठाकर देखा तो मेरी ननद रीमा का नंबर था। मैंने गुस्से में फोन काट दिया और बड़बड़ाने लगी कि इसे तो रात में भी चैन नहीं है। रीमा मेरे पति की इकलौती बहन थी और किसी न किसी वजह से अपने भाई को फोन करती रहती थी। मुझे रीमा वैसे ही पसंद नहीं थी और अब रात के 1 बजे उसका फोन देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी रात को भी किसी को फोन करने का कोई वक्त होता है क्या? मुझे फोन काटकर 2 मिनट ही गुजरे थे कि दोबारा से फोन आने लगा। अब की बार तो मैंने तंग आकर मोबाइल बंद किया और मोबाइल साइड पर रख दिया। पता नहीं मेरी नंद को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरी जिंदगी में मुसीबत बनी हुई थी। दरअसल मेरे पति को अपनी इकलौती बहन से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए मुझे इन दोनों का रिश्ता एक आंख नहीं भाता था। पति के मोबाइल का पावर ऑफ करने के बाद मैं सुकून से सो गई। मुझे यकीन था कि अब सुबह तक की छुट्टी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा तो रीमा फोन कर रही थी। मुझे और गुस्सा आया कि ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई जो रात को भी इसे चैन नहीं आ रहा। मैंने सोचा था कि फोन उठाकर उसे खूब बातें सुनाऊंगी। यही सोचकर मैंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ उसके रोने की आवाज सुनाई देने लगी। बड़ी मुश्किल से सिसकियों के बीच उसने ऐसी खबर सुनाई कि मैं शॉक्ड रह गई। वह कहने लगी, भाभी अर्जुन इस दुनिया से चले गए। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? रीमा, जीजू तो अच्छे भले थे, उन्हें भला अचानक क्या हो गया? रीमा रोते हुए कहने लगी, वो नाइट ड्यूटी पर गए थे, वहाँ बॉयलर फट गया और उनकी उसी वक्त मौत हो गई। आप और भाई अभी मेरे पास आ जाएं। बच्चे छोटे हैं, मैं घर में अकेली हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वह इस अंदाज में रो रही थी कि मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने जल्दी से फोन काटा, अपने पति को जगाया। वह गहरी नींद से उठे तो मैंने कहा, रीमा के घर जाना है। वह हड़बड़ा गए, कहने लगे, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को रीमा के घर क्यों जाना है? मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उन्हें ये सब खबर सुनाई कि उनका बहनोई इस दुनिया से चला गया है और उसकी बहन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ विधवा हो गई है। यह सुनना था कि मेरे पति के चेहरे का रंग उतर गया। कितनी देर वह बेयकीनी से मुझे देखते रहे। फिर जब अपना फोन उठाया तो वह पावर ऑफ था। मेरा फोन ऑफ किसने किया? तो मैंने कह दिया कि बार बार फोन बज रहा था तो मैंने नींद में पावर ऑफ कर दिया था। करण ने जल्दी से उठकर कपड़े बदले, मुझे भी तैयार होने को कहा। कहने लगे, बच्चों को पड़ोस में सुला दो, मैं और तुम चलते हैं, जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है। अब हमें ही उसे देखना है। मेरा पति खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, उन्हें रीमा की भी फिक्र सता रही थी। ये वक्त ऐसा था कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उनकी हाँ में हाँ मिला दी। पड़ोसी से हमारे ताल्लुक बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने अपने तीनों बच्चों को पड़ोस में सुला दिया। फिर खुद पति के साथ रीमा के घर चली गई। रीमा के पास पड़ोस में खबर कर दी थी। शायद उसके रोने की आवाज पर पड़ोसी खुद ही आ गए थे और उसके घर में काफी भीड़ नजर आ रहा था। मैं और करण उसके पास गए तो वो हमारे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। और फिर कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस का सायरन गूंजने लगा। कंपनी वालों ने अर्जुन के शव को घर भिजवा दिया था। उन्होंने बताया था कि अर्जुन के ऑफिस से फोन आया था, बॉयलर फटने से उनकी जान गई है। अर्जुन के शव इस कदर बुरी तरह से झुलसी हुई थी कि वह देखने लायक भी नहीं थी, बस रीमा को ही थोड़ी बहुत दिखाई गई थी। फिर अगले दिन अर्जुन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अर्जुन के खानदान में भी ज्यादा लोग नहीं थे, उसकी 2 शादीशुदा बहनें थी। भाई की मौत पर वह भी गम मनाकर चली गई। पीछे रीमा और उसके 2 बच्चे रह गए। मेरे पति करण ने उनके सिर पर हाथ रखा और फिर कह दिया कि अब मेरी बहन मेरे साथ रहेगी और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनना था कि मेरे सर पर आसमान गिर गया। मैं हरगिज भी रीमा को अपने घर में नहीं लेकर जाना चाहती थी। उसके 2 बच्चे और वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसीबत थे, क्योंकि मेरा पति उनको बहुत चाहता था और यही एक बात तो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन खैर, ये वक्त ऐसा था कि दुनिया दिखावे के लिए मुझे अच्छा बनना था। मैंने भी रीमा को गले लगाकर कह दिया कि हाँ, खुद को अकेला ना समझना। और फिर मेरे पति ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं रीमा का सामान बांध लूं और खुद उसे और उसके बच्चों को घर लेकर चलूं। मेरे दिल में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी मैं रीमा का सामान बांधने लगी। मैंने जानबूझकर रीमा से कहा कि फिलहाल थोड़ा सा सामान बांध लो, बाकी का बाद में ले जाएंगे। मैं चाहती थी कि कुछ दिन उसे रखकर फिर किसी न किसी बहाने से उसे वापस भेज दूं।
सामान बांधने के बाद रीमा ने एक बहुत बड़ा सा थैला संभाल के अपने सामान में रखा। मैंने हैरत से पूछा कि उस थैला में क्या चीज है, तो कहने लगी, भाभी बस यूं समझ ले कि मेरी यही कुल पूंजी है, इसे मैं संभाल कर रखूंगी। अब यही मेरे बच्चों का फ्यूचर है। रीमा की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। रीमा के पास जेवर के सिवा और क्या हो सकता है जो उसके बच्चों के फ्यूचर का सहारा होता। मैं सोचने लगी, इतना तो मुझे भी मालूम था कि रीमा के पास बहुत सारा जेवर है, इसलिए फौरन मेरा दिमाग चला कि हो ना हो इसमें जेवर ही होगा, लेकिन इतना बड़ा थैला देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया सी गई। फिर मैंने रीमा का सामान गाड़ी में रखवाया और उसे और उसके बच्चों को अपने घर ले आई, लेकिन मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरह रीमा का जेवर अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही बात हो। अगर देखा जाए तो उसका आधा जेवर मेरे पति ने ही उसे शादी पर बनवा कर दिया था, उस पर मेरा भी हक था। और यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि उसके पास मौजूद जेवर पर मेरा भी हक है। पहले मैंने सोचा कि रीमा के साथ बुरा रवैया रखे, कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से चलता कर दूंगी, लेकिन अब जब मेरी नीयत उसके जेवर पर आ चुकी थी तो मैंने सोचा कि जब तक ये जेवर हासिल नहीं करूंगी मैं रीमा को अपने घर में बर्दाश्त करूंगी। मेरे पति ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं रीमा का बहुत ख्याल रखूं, उसे किसी भी चीज की कमी ना होने दूं। और मैंने अपने पति को दिखावे के लिए वादा भी कर लिया था। लेकिन सच तो ये था कि मैं 2 ही दिन में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि रीमा से मिलने वाले मेहमानों का झुंड लगा हुआ था। हर किसी को मालूम हो गया था कि हम रीमा को अपने घर ले आए हैं, इसलिए सारा खानदान, पास पड़ोस वाले सब हमारे घर आ रहे थे। मुझे भी सबके सामने मीठा बनना पड़ रहा था। मैं हर किसी के आगे रीमा के साथ बड़ी भलाई करने की कोशिश करती, कभी उसे पानी का पूछती, कभी खाने का। मेहमानों को भी यूं जता रही थी जैसे मुझे रीमा का बड़ा ही ख्याल हो। हर कोई रीमा से कह रहा था कि तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है कि भाई भाभी ने तुम्हारे सर पर हाथ रख दिया और दोनों तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। अब अपने बच्चों की खातिर जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन रीमा पर जो कयामत टूटी थी वह कोई कम नहीं थी, इसलिए वह बेचारी अपने कमरे की 4 दीवारी में कैद हर वक्त आंसू बहाती रहती थी। उसके दोनों बच्चे मेरे बच्चों के हम उम्र थे। 2 दिन सुकून से गुजरे और फिर तीसरे दिन बच्चों में झगड़ा होना शुरू हो गया। मेरे दिन थे, रीमा के 2 बच्चों ने मिलकर पूरा घर सर पर उठा लिया। मेरे बच्चे मेरे ही तरह के थे, वह कोई भी चीज बांटने के आदी नहीं थे, इसलिए जब रीमा के बच्चों से खिलौना बांटने का वक्त आया तो वह किसी तरह राजी न हुए। करण दफ्तर जाते हुए बच्चों को समझा कर जाते थे कि बुआ के बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना, लेकिन करण के जाते ही वही झगड़ा शुरू हो जाता। मैं भी अपने बच्चों को कुछ न कहती और सारा इल्जाम रीमा के बच्चों पर डाल देती कि वह बहुत बदतमीज है। बस अपने घर में मैंने उसे इसलिए पनाह दी हुई थी क्योंकि अभी तक वह जेवरात की थैली उसके पास थी। जिस दिन वह थैली मेरे हाथ लगती मैं खुद उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती। अपने पति के सामने तो मैं एक अच्छी भाभी होने का सबूत दिया हुआ था, लेकिन पीठ पीछे मैं बहुत ही बुरी थी। फिर एक दिन मैंने रीमा के सामने जानबूझकर इस तरह की बात की कि जमाना बहुत ज्यादा खराब है, अगर उसके पास कोई भी कीमती सामान है तो वह उसे बहुत सावधानी से रखे और अगर चाहे तो मुझे दे दे, मैं अपनी अलमारी में रख लूंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दी, कहने लगी, ठीक है भाभी, लेकिन मैं खुद हर चीज का ध्यान रख लूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैंने ये बात जाहिर नहीं की। मैंने तो सोचा था कि वह यह सुनकर डर जाएगी और अपना सारा जेवर मुझे दे देगी, तो मैं अलमारी में रखने के बहाने खुद उसे गायब कर दूंगी और फिर कुछ भी बहाना बना दूंगी कि चोरी हो गया वगैरह वगैरह। मगर वह तो बड़ी ही ढीठ निकली, उसने मेरे हवाले कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब और रीमा को बर्दाश्त करने के बजाय मैं कोई न कोई तरीका करके जेवर हासिल कर लूंगी और फिर रीमा को यहाँ से चलता करूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि रीमा ज्यादातर खुद अपने कमरे में ही रहती थी और अगर कोई मेहमान आता तो वह उसे भी अपने पास अपने कमरे में बुला लेती। शायद इसकी एक ही वजह थी कि मैं हमेशा से बैठक को ताला लगाकर रखती थी। मैंने कभी उसके मेहमानों के लिए बैठक नहीं खोली थी, इसलिए अब जो भी आता वह रीमा के पास उसके कमरे में ही बैठ जाता। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। मैंने सोचा कि अब कुछ न कुछ करके मुझे वह जेवर हासिल कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने एक रात गिलास में नींद की दवा मिलाई और वह लेकर सीमा के पास पहुंच गई।
ये पहली बार था जब मैं दूध का गिलास रीमा के पास लेकर गई थी। वह हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने साइड टेबल पर दूध का गिलास रखा, कहा कि तुमने खुद को कितना कमजोर कर लिया है। अपना ख्याल रखोगी तो ही अपने बच्चों पर ध्यान दे पाओगी। मैंने उसे बच्चों का एहसास दिलाते हुए दूध पीने को कहा। मेरी बात सुनकर वह धीमे से मुस्कुरा दी। कहने लगी, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसी थी और फिर वापस पलटकर आ गई। अब मुझे इंतजार था कि कब आधी रात होगी, वह गहरी नींद सोती और मैं जाकर उसके कमरे से जेवरात निकाल लेती और फिर उसे हमेशा के लिए यहाँ से चलता करती। करण भी उस रात घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे सुकून था। उनके दोस्त की शादी थी, इसलिए मैं अकेले अपने कमरे में लेटी थी। मुझे वक्त गुजरने का इंतजार था। मुझे ये मालूम था कि दूध पीने के बाद घंटे भर में रीमा गहरी नींद में सो जाएगी और फिर मैं आसानी से अपना काम कर लूंगी। इसी तरह रात का 1 बज गया। मेरे पति को 2-3 बजे से पहले वापस नहीं आना था, इसलिए मैं दबे पांव अपने कमरे से निकली और रीमा के कमरे में पहुंच गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने बड़ी आहिस्ता से अंदर कदम रखा और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी ननद रीमा रात के इस पहर अपने कमरे में अकेली नहीं थी, बल्कि वह मेरे पति करण के साथ थी। मैं हैरत से आंखें फाड़कर अपने पति को देख रही थी। वह तो शादी में जाने का कहकर घर से निकले थे, तो फिर वह रीमा के साथ उसके कमरे में क्या कर रहे थे? कमरे में मामूली सी रोशनी थी। रीमा के दोनों बच्चे सो रहे थे, शायद इसलिए उसने लाइट नहीं जलाई थी। अंधेरे में मुझे मेरा पति और रीमा बिस्तर पर बैठे नजर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों का चेहरा मेरी तरफ नहीं था, इसलिए वह मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। करण को रीमा के साथ बैठा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। रात के इस वक्त वो मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ थे। उनका यहाँ क्या काम था? अगर वह शादी से लौटकर आ भी गए थे तो कमरे में क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे यकीन था कि रीमा मेरी पीठ पीछे उन्हें मेरे खिलाफ भड़का रही होगी या फिर मेरे पति से पैसे वसूल करना चाहती होगी, तभी तो उन्हें यहाँ पर बिठा कर रखा था। मैं वहीं दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन कुछ देर बाद जो हकीकत खुली उसने मेरे होश उड़ाकर रख दिए। उसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और इसलिए मैं चकराकर गिरते गिरते बची। मैंने दीवार का सहारा ले लिया और फिर सारी बात सुनने के बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई होगी। कुछ ही देर गुजरे तो मेरे पति करण कमरे में आए। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर कहने लगे, सब ठीक तो है ना? तुम्हें क्या हुआ? सोई क्यों नहीं हो अभी तक? मैंने अपने पति से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वह सर झुकाकर कहने लगे, पता तो है तुम्हें, मैं शादी में गया हुआ था। मैंने हैरत से करण को देखा। वह अभी भी झूठ का सहारा ले रहे थे। फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं खड़ी हो गई। गुस्से में कहा कि करण, मैं आपकी बीवी हूँ, लेकिन आप फिर भी मुझसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने खुद को आपको रीमा के कमरे में देखा है और जो बातें आप दोनों कर रहे थे वह भी मैंने सुन ली है। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि आप दोनों बहन भाइयों के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी मैं इतनी बड़ी बात से बेखबर रही। आपने मुझे इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? मेरी बात सुनकर करण का सर झुक गया। वह कहने लगे, मैं डर गया था, अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया तो पता नहीं तुम किस तरह पेश आओगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें रीमा और उसके बच्चों का वजूद पहले से ही बर्दाश्त नहीं है। अब अगर तुम्हें ये बात पता चलती कि मेरी नौकरी छूट गई है, मेरी कमाई का जरिया खत्म हो गया है, तो तुम तो पहली फुर्सत में रीमा और उसके बच्चों को इस घर से निकाल देती। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए मैं अपनी ये परेशानी तुमसे बांट भी नहीं सका कि तुम उल्टा मेरे लिए और परेशानी खड़ी कर दोगी। रीमा मेरी बहन थी, वह मेरा चेहरा पढ़ना अच्छी तरह से जानती थी। पिछले 2 दिन से वह मुझसे बार बार पूछ रही थी कि भाई क्या हुआ है, लेकिन मैं उसकी तकलीफ की वजह से खामोश था। फिर आज मैं शादी से भी इसलिए जल्दी लौट आया क्योंकि मेरा वहाँ भी दिल नहीं लग रहा था। इत्तेफाक से दरवाजा रीमा ने खोला था, इसलिए उसने फौरन से मुझे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगी, अब मुझे बताओ क्या परेशानी है? अगर मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती हूँ। आप अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे।
रीमा की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी छूट गई है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अपने बीवी बच्चों के साथ साथ मुझ पर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी है और यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये सुनना था कि रीमा ने स्याही रंग का एक थैला मेरे हाथ में दे दिया। कहने लगी, भाई, इसमें वो सारे जेवरात हैं जो आपने मुझे शादी पर दिए थे और वह भी जो अर्जुन ने मुझे बनवा कर दिए थे। अगर ये आपके कुछ काम आ जाए तो क्या बुरा है। आप इन्हें बेच दे और अपना एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लें। वैसे भी हमारा कोने का मकान है। अगर आप अपने घर में ही एक जनरल स्टोर खोलेंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि भगवान मेरे भाई के कारोबार में तरक्की दे। और रीमा ने अपना सारा जीवन मेरे हाथ पर रख दिया। लेकिन मुझे ये बात गवारा नहीं था कि मैं अपने अनाथ भांजे भांजियों का हक खाऊं और अपने विधवा बहन के पैसों से कारोबार शुरू करूं। इसलिए मैंने उसे वह जेवर वापस दे दिया। उससे कहा है कि मैं जल्द ही नौकरी तलाश कर लूंगा। बस मैं और रीमा यही बातें कर रहे थे। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली। करण सर झुकाकर बैठे थे और उनकी बात सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस था कि मेरे पति ने मुझ पर एतबार नहीं किया था, लेकिन इसमें गलती मेरे पति की भी नहीं थी बल्कि मेरी थी। मैं तो हमेशा से उनकी बहन और उसके बच्चों के खिलाफ थी। इसी डर से वो मुझे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी नहीं बता सके। दूसरी तरफ रीमा पर मैं आफत थी। मैंने एक दिन भी उसे सुकून से रहने नहीं दिया था। कभी उसके बच्चों को मारती, कभी उन्हें बासी खाना देती और मेरे बच्चों के खातिर उसने अपना सारा जेवर मेरे पति को दे दिया था। मैंने अपना जेवर निकालकर अपने पति के हाथ में रखा। कहा कि आप इसे बेच दें और इससे किराना स्टोर खोल ले। रीमा का सलाह बुरा नहीं है। वाकई हमारा बड़ा सा कॉर्नर का मकान है। यहाँ पर अच्छी दुकान खुल जाएगी और तरक्की भी करेगी। मैं और रीमा हम दोनों आपका साथ देंगे और हम मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। रीमा के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वह उसके इस कदम की वजह से पूरी तरह धुल गई। मैं जान गई थी कि वह एक नेक दिल औरत है जिसने अपना सारा जेवर फौरन से मेरे पति के हाथ में रख दिया और अपने बच्चों के फ्यूचर का भी नहीं सोचा। तो फिर भला मैं क्यों पीछे रहती। कुछ देर तो करण इनकार करते रहे, लेकिन फिर मैंने आवाज देकर रीमा को बुला लिया। वह भी चली आई। मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी और उसके भाई की बातें सुन ली है और मैं उसके सलाह को बिल्कुल सही समझती हूँ। यह सुनकर रीमा खुश हो गई। फिर मैंने अपना और रीमा का जेवर पति के हवाले किया। मेरे पति ने वह जेवर बेच दिया और एक किराना स्टोर खोल लिया। मैं रीमा के साथ मिलकर घर भी संभालती थी और जब मेरे पति दुकान का सामान लेने बाजार जाते थे तो हम दोनों बारी बारी दुकान भी देखती थी। हम दोनों की मेहनत से दुकान खूब तरक्की कर रही थी। हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लगे और हमारी मोहब्बत देखकर बच्चों में भी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने रीमा से अपनी हर गलती की माफी मांगी और वादा किया था कि मुझसे अब उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आज हमारा किराना स्टोर को चलते हुए 2 साल हो गए। हमारे घर में मोहब्बतों का राज है क्योंकि अब मैं रीमा को समझती हूँ और वह तो पहले से ही मेरे साथ अच्छी थी। जब इंसान अपने रिश्तों को समझता है और दिल में नेक इरादे रखता है तो भगवान भी साथ देता है। हमारा कारोबार आज तरक्की कर रहा है। उसके फल से हमारे बच्चे भी खूब अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं और हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।